फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। क्लास 9 आपकी पॉपुलर डिमांड पे मैं लेकर आ गया हूं अपने ही चैनल में सिविक्स के वीडियोस। हम लोग करेंगे सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के वीडियोस, और ये हम लोग करेंगे 2 days इन अ वीक। 2 days इन अ वीक मीन्स 2 days सिविक्स के लिए होंगे, 2 days हिस्ट्री के लिए और 2 days ज्योग्राफी के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा टाइम टेबल बेसिकली जो हम लोग फॉलो करेंगे वो हमने डाल दिया है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए और लाइक बटन दबा दीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस के तुरंत मिल जाएं। क्योंकि अब ये अपना चैनल है जिसपे हम लोग अपने वीडियोस को अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर डिटेल में बातें होंगी, प्लस आपकी मदर टंग हिंदी प्लस a little bit of English, so that आपको इजीली चीजें अच्छे से समझ में आए। साथ ही साथ मैं लास्ट में बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से आ सकते हैं। और बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है जिसमें आप लोग सीखेंगे बहुत कुछ और साथ ही साथ एंजॉय करेंगे, क्योंकि लर्न विद फन यही है हमारे चैनल का मोटिव। और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो जरूर उसमें कमेंट करिए, और नहीं अच्छा लगा तो सजेशन दीजिए कि क्या करें जिससे और अच्छे से समझ में आए। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का। ये चैप्टर बेसिकली है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग स्टार्टिंग पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना और क्या क्या चीजें लगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आई। इसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर होगा उसमें फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फिर डिटेल में आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले जान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू गवर्न अ कंट्री इन अ प्रॉपर मैनर। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके घर में कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आप उसे फॉलो नहीं करते तो घर में डांट पड़ती है, सजा भी मिलती है कई बार जब आप उसे ज्यादा इग्नोर कर जाएं। तो सेम यही चीज है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि इंडिया हमारा एक घर है, हम लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं, तो याद रखिए वो हमारे लिए एक घर है और हमारा सिटीजनशिप का एक रूल एंड रेगुलेशन है कि हमें उसे फॉलो करना चाहिए। अगर उसे फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। सिंपल समझिए, अगर आप घर में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे, सब कोई अपनी मर्जी से करेंगे काम, तो क्या होगा, घर में भी एनार्की फैल जाएगी ना। एनार्की क्या होता है, एक अस्त व्यस्त सा माहौल जहां पर जो मन चाहे जो कर रहा है। तो देश तो इतना बड़ा है जहां पे जाति, संप्रदाय, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग मेंटालिटी, अलग अलग साइकोलॉजी को बिलोंग करते हैं। तो सबके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, साथ ही साथ उनके लिए फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल्स जो भी हैं वो सब मिलते हैं, सो दैट हर कोई एक रहे कंट्री में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी कास्ट, कलर, क्रीड। तो याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय सबसे पहला जो ध्यान में चीज रखी गई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि ये भाई दूसरे संप्रदाय का है, कास्ट का है, कलर का है, क्रीड का है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखी कि कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द आइज ऑफ लॉ एज वेल एज इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बना वो क्या है, समझ लीजिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से है। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका मैग्ना कार्टा बेसिकली आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन था। उसी से ध्यान में रखकर लिया गया है। उससे बहुत कुछ हम लोगों ने जिसको बोलते हैं ना गाइडिंग प्रिंसिपल्स, तो उससे हमने बहुत सारी चीजें गाइड करने के लिए अपने आप में ली और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक पूरा का पूरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कई वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज है जहां ओरल कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, ओरल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन है नहीं, लेकिन इंडिया ऐसा कंट्री नहीं है। यहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब प्रॉपरली लेड डाउन, प्रॉपरली रिटन, सो दैट नोबडी कैन बी punished or nobody can be basically exploited in any sort of circumstances। अब देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या थी, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। यू नो इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। इंडिया जो था वो ब्रिटिश रूल के अंदर था और इंडिया के अंदर आजादी की बहुत ज्यादा भावना बढ़त रही थी और लोग चाह रहे थे कि बस किसी तरह से आजादी मिल जाए। तो उसी समय
जब वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ तो ब्रिटेन के अंदर भी बहुत ज्यादा कंसेंसस बनने लगे कि नहीं, अब जो कॉलोनीज है उनको फ्री करो और इंडिया को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। तभी 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया। अब जब कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया तो कैबिनेट मिशन प्लान ने प्रपोज किया कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए अपनी, जिससे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें, प्लस इंटरिम टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाइए, और जैसे ही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका कॉन्स्टिट्यूशन का काम कंप्लीट कर देगी तो हम आपको फ्रीडम दे देंगे। तो शुरू में तो कांग्रेस ने इसको मना किया, लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लिया था, और इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ, गठन हुआ, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रोसेस स्टार्ट हुई। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये बेसिकली बनने में बहुत लंबा समय लगा। इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, यानी कि 2 years 11 months 18 days का इसमें समय या वक्त लगा। इट्स अ लॉन्ग टाइम इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। 1946 में इसको बनना स्टार्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर? 389 मेंबर्स में से 292 मेंबर्स आपके चुन के आए आपके जनरल इलेक्शंस के थ्रू स्टेट से। 93 मेंबर्स चुनकर आए प्रिंसली स्टेट से, जो प्रिंसली स्टेट्स मतलब राजा महाराजा लोग थे, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, और 4 जो थे वो स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट्स के साथ आए थे, जिसमें से दिल्ली भी एक था। तो याद रखिएगा, ये 389 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की बिगिनिंग में 1946 में, और इनके जो आप कह सकते हो चेयरमैन थे, इनके जो प्रेसिडेंट थे, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब बहुत से लोग सोचेंगे यार बी आर अम्बेडकर को हम लोग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी थे। याद रखिएगा ड्राफ्टिंग कमिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो रिकमेंडेशन देनी थी, उसके बाद उन रिकमेंडेशन को प्रॉपरली लिखना, एग्जीक्यूट करना, लाइन बाय लाइन, पैरा बाय पैरा, पेज बाय पेज, उसको एक बुक के फॉर्म में करना, वो काम था ड्राफ्टिंग कमिटी का, और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए जिसमें जनरल हिस्ट्री आती है, बेसिक हिस्ट्री, और जो सिविक्स का पोर्शन आता है, ज्योग्राफी का पोर्शन आता है, उसमें हम लोग सारी चीजें कवर करके चलेंगे, जिससे कि आप लोग अपनी कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर सकें जो लोग करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आईसीएसई बोर्ड की भी प्रिपरेशन होती रहे। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। अब आगे बढ़ जाते हैं। असेंबली जब अपना वर्क स्टार्ट कर रही थी तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे जो अलग अलग कम्युनिटी से आते थे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिनी इंडिया भी कहते थे। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑफ different caste, color, creed, religion, people from different parts of the country, different states. जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे लोगों को उसमें इंक्लूड किया गया। तो बहुत सारे डिफरेंट आप कह सकते हो वैरायटी ऑफ पीपल, ओपिनियन, कलर, कास्ट, क्रीड, इसीलिए उसे मिनी इंडिया के नाम से भी जाना गया। साथ ही साथ याद रखिएगा इसमें लेडी मेंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि नेम 2 लेडी मेंबर्स। तो एक नाम याद रखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित, ये बेसिकली पंडित नेहरू की सिस्टर हैं, और सरोजनी नायडू, ये 2 नाम आप याद रख सकते हैं। एक विजय लक्ष्मी अय्यर भी हैं। ये सारे कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। इसी तरह से मौलाना अबुल कलाम आजाद वगैरह भी इसके मेंबर्स थे। अब इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि 13 दिसंबर 1946 में जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने एक स्पीच दी जिसे हम लोग नेहरूज ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। नेहरूज ऑब्जेक्टिव क्या है समझ लीजिए। नेहरूज ऑब्जेक्टिव बेसिकली 13 दिसंबर 1946 में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी कि कॉन्स्टिट्यूशन में होना क्या क्या चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फीचर्स होने चाहिए उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया, और वही आता है नेहरूज ऑब्जेक्टिव। क्या थे वो फीचर्स? पहला देख लीजिए, दैट इंडिया शुड बी अ सॉवरेन कंट्री फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन रूल एंड फॉरेन इंटरवेंशन। सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है समझ लीजिए। सॉवरेनिटी या सॉवरेन कंट्री मतलब होता है अ कंट्री विच इज फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल या फॉरेन डोमिनेंस। ऐसी कंट्री जिसमें किसी भी फॉरेन रूल या फॉरेन डोमिनेंस का कोई भी आप कह सकते हो हाथ या जिक्र या कुछ भी ना हो, हम अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। सेकेंड,
देयर शुड बी अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। थर्ड, इंडिया शुड बी हैविंग देयर ओन आर्मी टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व देयर ओन इंटीग्रिटी एंड बॉर्डर्स। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इंडिया के पास अपनी खुद की आर्मी होनी चाहिए जिससे कि इंडिया अपनी बॉर्डर को सिक्योर करे, इंटीग्रिटी को सिक्योर करे। उसके बाद इन्होंने कहा दैट इंडिया शुड बी हैविंग a status in the world that we are a peace living country, we should have peace with the world, but nobody should try to have a war with us। उन्होंने कहा कि हम लोग इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि हमें किसी से वॉर नहीं करना, लेकिन अगर कोई हमसे वॉर करना चाहता है तो हमें उनसे मुंह तोड़ जवाब देना। तो यहाँ पर इन्होंने इक्वालिटी की बात की, इन्होंने सब कुछ इक्वल रखने की बात की, डेमोक्रेसी की बात की, प्लस इन्होंने कहा कि सोवरेनिटी होनी चाहिए कंट्री में। तो यही पूरे इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, नेहरू ऑब्जेक्टिव के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो आता है ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि जो भी रिकमेंडेशंस, अब देखिए नेहरू ऑब्जेक्टिव के बाद हम अगर बढ़ते हैं तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। देखिए इंडिया को इंडिपेंडेंस जब मिली तो अराउंड 1947 के समय पे पाकिस्तान अलग होने की बात बहुत आप कह सकते हो जोर शोर पे थी, टू नेशन थ्योरी ऑफ जिन्ना चल रही थी। और इसी समय जब पाकिस्तान अलग हुआ, 14 अगस्त को ही पाकिस्तान अलग हो गया, वो हमसे एक दिन पहले ही अपना इंडिपेंडेंस डे मना लेते हैं। तो 14 अगस्त 1947 में जब ये अलग हुए हमसे, तो इन्होंने अपने जो मेंबर्स थे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले, वो यहाँ से चले गए। लगभग 96 मेंबर्स कहा जाता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे वो पाकिस्तान की ओर चले गए। तो हमारे पास जो बाकी मेंबर्स बचे थे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा काम काज खत्म किया। फिर जैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्क ओवर हुआ, तब हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जी हाँ, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की चेयरमैनशिप के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी का जिक्र हुआ, एक गठन हुआ। और आप कह सकते हो इस ड्राफ्टिंग कमेटी का वर्क था कि जो सारा का सारा वर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे प्रॉपरली फाइल अप किया जाए, लाइन बाय लाइन प्रॉपरली लिखा जाए और उसे प्रॉपर बुक का शेप दिया जाए। और इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो इमेंस रोल है इसको बनाने में, दैट इज कंसिडर्ड टू बी इमॉर्टल कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने दिया अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो आपका बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसे पार्लियामेंट से पास भी कर लिया गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक दिन चुना जिसका नाम था 26 जनवरी 1950। आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो दिन है जिसे हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, वो रिपब्लिक क्यों है? रिपब्लिक मतलब रूल ऑफ पब्लिक, यानी कि हम लोग अब अपने से गवर्न होंगे, खुद से गवर्न होंगे। पब्लिक का रूल है, यहाँ पर फॉरेन कंट्री या फॉरेन एग्रेशन का कोई हाथ नहीं है, उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया गया। अब इसी वजह से 26 जनवरी को चुना गया। अब 26 जनवरी, अब देखिए 26 जनवरी को क्यों चुना गया? 26 जनवरी को चुनने का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कारण था कि 26 जनवरी 1930 अब मालूम है लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें 26 जनवरी 1930 में हम लोगों ने पहली बार ट्राई कलर नेशनल फ्लैग होइस्ट किया था। और हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आपस में ही कि हम लोग इस दिन यानी 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे अपनी कंट्री का। लेकिन आपको मालूम है इंडिपेंडेंस तो हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे तो अलग थी। तो इस डे के सिग्निफिकेंस को बचाने के लिए, मतलब ये दिन का सिग्निफिकेंस बचा रहे, 26 जनवरी 1930 का सिग्निफिकेंस बचा रहे, इसीलिए रेड लेटर डे यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट डे जो हमारा 26 जनवरी 1950 है उसको चुना गया फॉर बिकमिंग रिपब्लिक। और इसी दिन इंडिया क्या बन गया? रिपब्लिक बन गया। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया और हम एक फेडरल कंट्री बन गए, वेयर द कंट्री वॉज फ्री फ्रॉम द फॉरेन डोमिनेंस एंड हैविंग देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तुरंत लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है। सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिए, क्योंकि बेटा आपका चैनल है, इसे आप ही को पॉपुलर करना है। और जो लोग देख रहे हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है इसको पॉपुलर करने की। चलिए आप बात करते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं।
देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सारा का सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लीजिए। पहला क्वेश्चन है व्हाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नोन एज मिनी इंडिया। सेकंड क्वेश्चन नेम 2 लेडी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। थर्ड व्हाट वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फोर्थ what do you understand by the term constitution and what are its significance. Fifth, what do you understand by the term Nehru's objective. And sixth, what is drafting committee and what was the role played by drafting committee. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।